हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस लेक्चर में फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने क्या देखा था। हमने कंप्रेसिबिलिटी को एंड किया था। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं विस्कोसिटी से। ओके, तो ये देखिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि विस्कोसिटी किसे कहते हैं। ठीक है, विस्कोसिटी होता क्या है, फिर इसके डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, फिर ठीक है, फिर टेम्परेचर का इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो हम लोग बात करेंगे। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट होगा माय डियर, इसका यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, एमकेएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट क्या होगा। तो इन सभी बातों पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए माय डियर। तो देखिए, विस्कोसिटी क्या होता है, इस चीज़ को आप समझिए ध्यान से। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड, ये जनरली एक तरह का फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है। किसी भी फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस काम करता है उसे हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के बीच में काम कर रहा है, इसका क्या मतलब है माय डियर फ्रेंड, दो मॉलिक्यूल्स है और दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है। इसका ये मतलब है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के मोशन को रोकना चाहेगा, रेजिस्ट करना चाहेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। मान लीजिए कि फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, तो लेयर बाय लेयर फ्लो होता है। तो एक लेयर का मॉलिक्यूल्स अपने एडजेसेंट लेयर के मॉलिक्यूल्स को रोकना चाहेगा, उसके मोशन को रेजिस्ट करेगा। ओके, तो फ्लूइड के पास ये प्रॉपर्टी होता है। फ्लूइड के इसी प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहा जाता है। ओके, तो देखिए इसका डेफिनेशन मैं आपको सबसे पहले लिख दे रहा हूं। ओके, ध्यान देंगे आप लोग। इन ए फ्लो the two adjacent layers of the fluid resists the motion of each other. Okay, such a fundamental property of the fluid is known as viscosity. ओके, किसी भी फ्लो में जो एडजेसेंट लेयर्स होता है वो एक दूसरे के मोशन को रेजिस्ट करता है। तो फ्लूइड के इसी प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहा जाता है। एंड सिंपल लैंग्वेज में आप ध्यान में रखेंगे कि विस्कोसिटी क्या है। तो ये माय डियर एक तरह का फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड। ओके, चलिए, तो ये तो समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि विस्कोसिटी का मेन रीज़न क्या है। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है फ्लो के दौरान, तो उसका मेन रीज़न क्या है, किस रीजन से वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। तो माय डियर फ्रेंड, यदि बात की जाए बेसिक कॉज ऑफ विस्कोसिटी का, तो ये होता है माय डियर कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और कोहेसिव फोर्स किसे कहते हैं माय डियर? कोहेसिव फोर्स क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कोहेसिव फोर्स से आप क्या समझते हैं?
तो देखिए जनरली फ्लूइड में, ठीक है, जनरली मॉलिक्यूल्स एंड सरफेस के साथ दो फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। एक तो आपका कोहेसिव फोर्स है, दूसरा है एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स क्या है? अगर सेम मॉलिक्यूल्स है, सेम मॉलिक्यूल्स का मतलब किसी भी फ्लूइड का अपना मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यानी वो सेम मॉलिक्यूल्स हो गया। जैसे मान लीजिए वाटर का मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वाटर के अपने ही मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं। यानी सिमिलर मॉलिक्यूल्स जिस फोर्स के साथ एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है उसे हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो एडहेसिव फोर्स क्या होगा माय डियर? तो एडहेसिव फोर्स में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होता है। जैसे मान लीजिए आपका लिक्विड का मॉलिक्यूल्स और किसी सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा उसे हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। अब इस चीज़ को समझना है तो आप इस तरह समझिए। तो आप वाटर ले लीजिए, मान लीजिए एक बाल्टी में आप वाटर ले लिए हैं, तो उस बाल्टी पानी में जो पानी का मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है उसे हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे। बट यदि आप उस वाटर को फर्श पर गिरा दीजिए, अब क्या होगा? तो वाटर का मॉलिक्यूल्स और इस फर्श का जो मॉलिक्यूल्स होगा उस दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा उसे हम लोग एडहेसिव फोर्स कहते हैं, क्योंकि डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स आ चुका है। ओके, तो इस तरह आप ध्यान में रखेंगे। तो कोहेसिव फोर्स का डेफिनेशन माय डियर आप क्या बोलेंगे? दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the similar molecules। ओके, तो ये हो गया आपका कोहेसिव फोर्स का डेफिनेशन। आइए अब हम लोग एडहेसिव फोर्स का भी डेफिनेशन देख लेते हैं। एडहेसिव फोर्स ये क्या है माय डियर? दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the dissimilar molecules। ओके, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है मॉलिक्यूल्स डिसिमिलर होगा और यहां पर ध्यान में रखना है कि मॉलिक्यूल्स आपका सिमिलर होगा। ओके, अब देखिए मेन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग विस्कोसिटी का बेसिक कॉज पढ़ रहे हैं। तो विस्कोसिटी का मेन कारण जो होता है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स काम करता है, यही इसका मेन रीज़न है। ठीक है, यही इसका मेन रीज़न है। तो आइए अब समझते हैं कि कोहेसिव फोर्स मेन रीज़न किस तरह है विस्कोसिटी का। अब इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए, मान लीजिए माय डियर ये आपका सरफेस है और इस सरफेस पर कोई फ्लूइड रखा हुआ है। ये आपका फ्लूइड है। तो मान लीजिए कि ये फ्लूइड मोशन में है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए ये जो लेयर आप देख रहे हैं, ये जो आप लेयर देख रहे हैं और इसका एडजेसेंट लेयर ये हुआ, इस लेयर का एडजेसेंट लेयर ये हुआ। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस लेयर में जो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स है, इस लेयर में जो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स है एंड इस लेयर में जो आपका फ्लूइड मॉलिक्यूल्स रहेगा, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये मॉलिक्यूल माय डियर उस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा और फिर वो ये मॉलिक्यूल्स उसको इस फोर्स से खींचेगा। ठीक है, दैट मीन्स दोनों ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? जिस फोर्स से
ये एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, इसी फोर्स को क्या कहेंगे? कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स आपने देखा है सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोहेसिव फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है और ये जो लेयर है टॉप लेयर ये भी मूव कर रहा है, ठीक है, और ये जो एडजेसेंट लेयर है ये भी मूव कर रहा है, बट वहाँ पर अंदर में क्या चल रहा है? तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स काम कर रहा है, आप सोच के देखिए ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है, ओके, ये मॉलिक्यूल भी इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, तो ये क्या करना चाहेगा? तो ये इसके मोशन को रोकना चाहेगा, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहां पर मोशन क्या होगा? रेजिस्ट होगा, मोशन को रोकना चाह रहा है, मोशन को रिटार्ड करना चाह रहा है, ओके। तो इसी प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहा जाता है, और ये एक तरह का क्या है? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है। यहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो इसी रेजिस्टेंस को हम लोग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो विस्कोसिटी को आप फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। और यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि मोशन रिटार्ड हो रहा है, मोशन को रेजिस्ट करने की कोशिश किया जा रहा है, तो फ्लूइड के इसी प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहा जाता है, ओके। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं विस्कोसिटी का मेन कारण क्या होता है, तो कोहेसिव फोर्स, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं, हम लोग ये देखना चाहेंगे कि लिक्विड एंड गैस के केस में किसका विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, किसका विस्कोसिटी ज़्यादा होता है। तो आइए माय डियर देखते हैं, प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिक्विड के केस में देख लेते हैं, लिक्विड के केस में देखना चाहते हैं माय डियर। तो अब ध्यान दीजिए आप, ठीक है। लिक्विड के केस में माय डियर आप जानते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा माय डियर? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होता है। लिक्विड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होता है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, सॉरी एज कंपेयर टू गैस, ठीक है। गैस के साथ कंपेयर करेंगे तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस थोड़ा कम होता है। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगा तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा माय डियर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। डिस्टेंस कम है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा होगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही क्या कहते हैं माय डियर? कोहेसिव फोर्स। लिक्विड है, लिक्विड के केस में आप देख रहे हैं और आप उसका सेम मॉलिक्यूल्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा काम कर रहा है, और इसी फोर्स को हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो कोहेसिव फोर्स क्या होगा? कोहेसिव फोर्स इज वेरी हाई, कोहेसिव फोर्स यहां पर बहुत ही ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। अब देखिए फिर से आपको देखना है, लिक्विड के केस में जब कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है, मतलब ज्यादा फोर्स से एक दूसरे को ये खींच रहा है, तो मोशन को रेजिस्ट भी ये बहुत ज्यादा करेगा, मतलब यहां पर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा काम करेगा। तो आप क्या कहेंगे? विस्कोसिटी लिक्विड के केस में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। चूंकि कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा हो चुका है तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस यहां पर बहुत ही ज्यादा होगा। सो विस्कोसिटी विल बी वेरी हाई। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि लिक्विड का विस्कोसिटी काफी ज्यादा होता है, ठीक है। अब आइए अब बात करते हैं हम लोग गैस के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर गैस के बारे में देख लेते हैं माय डियर, ध्यान देंगे आप लोग। गैस, तो गैस के केस में जैसा कि आप जानते हैं कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या होगा?
यहां पर डिस्टेंस ज़्यादा होता है। ओके, गैस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा, इज लार्ज। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस माय डियर ज़्यादा होगा, और जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा है, दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी वेरी लेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम काम करेगा, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत ही कम होगा। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, यानी गैस के केस में माय डियर फ्रेंड कोहेसिव फोर्स बहुत ही कम काम करता है। कोहेसिव फोर्स विल बी वेरी लेस। तो गैस के केस में आपने देखा कोहेसिव फोर्स बहुत ही कम काम करेगा, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा, कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। यानी यहाँ पर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होगा, काफ़ी कम होगा, क्योंकि कोहेसिव फोर्स काफ़ी कम है तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी काफ़ी कम होगा। ठीक है, और जब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस काफ़ी कम है दैट मीन्स आप क्या कहेंगे, विस्कोसिटी विल बी वेरी लेस। सो विस्कोसिटी will be very less। ओके, विस्कोसिटी यहां पर काफी कम होगा। तो आप कंक्लूजन क्या करेंगे, कंक्लूड क्या करेंगे यहां पर, तो देखिए माय डियर, हेंस विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड is very greater than viscosity of gas। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर, लिक्विड का विस्कोसिटी क्या होगा, गैस के विस्कोसिटी से काफ़ी ज़्यादा होता है। किसी भी लिक्विड का विस्कोसिटी यदि आप पता करते हैं तो उसका विस्कोसिटी आप देखेंगे कि गैस के विस्कोसिटी से काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, ये सारा पॉइंट मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो विस्कोसिटी से माय डियर एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा एंड न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो आपको सारा पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखना है, आपको एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अब थोड़ा सा मैथमेटिकली यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने थ्योरी देखा, अब थोड़ा सा देखेंगे कि मैथमेटिकली हम लोग विस्कोसिटी को किस तरह लिखेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, क्या कोई इक्वेशन यहाँ पर होगा, तो ये सभी हम लोग अब यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, आइए, मान लीजिए माय डियर फ्रेंड एक प्लेट है, ध्यान देंगे आप लोग, मान लीजिए कि ये कोई प्लेट है। ओके, और ये प्लेट फिक्स प्लेट है। ये प्लेट कैसा प्लेट है, फिक्स प्लेट। प्लेट को फिक्स कर दिया गया है और इस प्लेट के ऊपर एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ओके, यहां पर देखा जा रहा है कि एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है। फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ओके, एंड इस डायरेक्शन को हम लोग एक्स डायरेक्शन कहेंगे। ठीक है, ये हमारा एक्स डायरेक्शन है माय डियर, एक्स डायरेक्शन, या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, मतलब इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसीलिए इसे डायरेक्शन ऑफ फ्लो कहा गया है। उसी तरीके से ये हमारा क्या है माय डियर, ये हमारा वाई डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन, और इसे आप क्या बोलेंगे,
दिस इज आवर ट्रांसवर्स टू फ्लो, ट्रांसवर्स टू फ्लो। ट्रांसवर्स टू फ्लो का मतलब है फ्लो के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो आपने यहाँ पर दिखा दिया कि ये एक्स डायरेक्शन है जिसमें फ्लो हो रहा है, और इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो आपका डायरेक्शन होगा उसे आप वाई डायरेक्शन कहेंगे, और वो वाई डायरेक्शन क्या है आपका, ट्रांसवर्स टू फ्लो है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर कुछ चीज़ें को हम लोग समझते हैं, आप ध्यान देंगे। अब आप देखिए ये प्लेट आपका फिक्स है, ये प्लेट आपका फिक्स है, तो सोचिए इसके ऊपर जो फ्लूइड आएगा, ठीक है, तो फ्लूइड का जो लेयर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, फ्लूइड का जो लेयर इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगा उसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हमारा प्लेट फिक्स है। तो फ्लूइड का जो भी लेयर, ठीक है, इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगा, तो ये लेयर मान लीजिए इस प्लेट के साथ कांटेक्ट में है, तो इस लेयर का वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका प्लेट फिक्स है। हाँ, अगर ये प्लेट मूव कर रहा होता, अगर कुछ देर के लिए एज्यूम कर लीजिए कि ये प्लेट आपका मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तब इस फ्लूइड का जो लेयर इसके साथ कांटेक्ट में होता, वो लेयर भी 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा होता। तो आप क्या कहते कि सरफेस के साथ जो लेयर कांटेक्ट में है उसका रिलेटिव वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड होगा, ऐसा बोलते आप। बट यहाँ पर आपका प्लेट फिक्स है माय डियर, तो इस फ्लूइड का रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा। ओके, चलिए तो 1 बाय 1 करके हम लोग पॉइंट को समझेंगे, और फिर मैं यहाँ पर आपको सीक्वेंस वाइज सारा पॉइंट लिखते जाऊंगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ध्यान देंगे, द रिलेटिव वेलोसिटी of the layer which is in contact with the surface, और कैसा सरफेस है आपका, तो सरफेस आपका फिक्स्ड है। The relative velocity of the layer which is in contact with the surface will be 0, ओके। चलिए अब यहां पर देखिए, इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं नो स्लिप कंडीशन। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, नो स्लिप कंडीशन। ओके, तो यहां पर आइए, यहां पर मैं आपको लिख दे रहा हूं, दिस कंडीशन इज नोन एज नो स्लिप कंडीशन। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए कि आखिर इस कंडीशन को हम लोग नो स्लिप कंडीशन क्यों कहते हैं, ठीक है, आखिर इसका नाम नो स्लिप कंडीशन क्यों पड़ा है माय डियर। तो ध्यान से देखिए, स्लिप का मतलब आपको पता है कि किसी सरफेस के ऊपर कोई अगर स्लाइड कर जाए, मूव कर जाए, तो उसे हम बोलते हैं स्लिप। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर स्लिप नहीं हो रहा है, नो स्लिप। मतलब यदि लेयर सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहेगा और सरफेस आपका फिक्स है, तो वहाँ पर किसी भी तरह का स्लिप नहीं होगा, उसे हम लोग कहेंगे नो स्लिप कंडीशन। ओके, चलिए ये तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये डेली लाइफ का चीज़ है, तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि सरफेस फिक्स है तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा। सरफेस मूव कर रहा होता तो फिर उसका जितना वेलोसिटी होगा उतना ही उस फ्लूइड का वेलोसिटी होता। बट आपसे पूछा जाएगा कि बाबू ये बताओ, नो स्लिप कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये जो आपको नो स्लिप कंडीशन मिल रहा है, तो कोई तो ऐसा फैक्टर होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए। तो आप बोलेंगे यस, नो स्लिप कंडीशन के लिए एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, और उस फैक्टर को हम कहते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी यहाँ पर एक फैक्टर है जो कि इसके लिए जिम्मेदार है। कैसे, देखिए, तो चूंकि ध्यान से आप सोचिए,
चूंकि सरफेस फिक्स है माय डियर, तो इसके ऊपर जो फ्लूइड फ्लो करेगा तो वहां पर फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा काम करेगा माय डियर। तो फ्लूइड के केस में फ्रिक्शन को एक टेक्निकल नाम दिया गया है जिसे हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। जिस तरह आप सॉलिड के केस में आप फ्रिक्शन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पर आप फ्रिक्शन वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका टेक्निकल नेम क्या है, विस्कस, विस्कस बोलेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चूंकि सरफेस फिक्स है तो इसके ऊपर जो फ्लूइड फ्लो करेगा तो दोनों के बीच में हाई फ्रिक्शन काम करता है, ठीक है। चूंकि फ्लूइड आपका विस्कस फ्लूइड है, उसके पास विस्कोसिटी है, तो यहाँ पर एक हाई वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी काम करता है। उसी के कारण फ्लूइड आपका रेस्ट में रहेगा, मूव नहीं करेगा। तो नो स्लिप कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, विस्कोसिटी, ओके। यानी अब आप यहाँ पर क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, विस्कोसिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये चीज़, ठीक है। विस्कोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नो स्लिप कंडीशन, फॉर नो स्लिप कंडीशन, ओके। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, अब इसके आगे बात करते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो इसके साथ कांटेक्ट में होगा उसका वेलोसिटी ज़ीरो। लेकिन माय डियर यहाँ तो वेलोसिटी ज़ीरो हो चुका है, आपने बोला वेलोसिटी ज़ीरो हो गया है, लेकिन यदि आप यहाँ से y डायरेक्शन में आप मूव करेंगे, यदि आप यहाँ से y डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि वेलोसिटी यहाँ से इंक्रीज करना शुरू किया। यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो है, बट जैसे जैसे आप ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जाएंगे, y डायरेक्शन में जाएंगे, तो फ्लो का वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ना शुरू होगा, इंक्रीज करते रहेगा। कब तक इंक्रीज करेगा माय डियर, जब तक इस फ्लूइड का जो वेलोसिटी था उसके बराबर ना हो जाए, तब तक ये वेलोसिटी इंक्रीज करता रहेगा। तो मान लीजिए कि फ्लूइड का वेलोसिटी कैपिटल U है, कैपिटल U है। तो अब आप जैसे जैसे y डायरेक्शन में आप मूव करेंगे माय डियर, तो इस डायरेक्शन को हम लोग सिंपली y डिस्टेंस बोलते हैं। y डायरेक्शन में जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो हमारा वेलोसिटी इंक्रीज करता है। और कहाँ तक इंक्रीज करेगा, तो जहाँ तक आपका इस वेलोसिटी के बराबर वेलोसिटी ना हो जाए वहाँ तक वेलोसिटी इंक्रीज करते रहेगा, ओके। तो देखिए माय डियर, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा माय डियर, वो पाराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पाराबोलिक वेरिएशन होता है। तो इस तरीके से आप वहाँ पर दिखा देंगे, ये आपका वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, या वेलोसिटी वेरिएशन भी बोल सकते हैं आप। तो ये वेरिएशन पाराबोलिक होता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर किस तरह, सर कैसे आपने ये मान लिया कि वेरिएशन पाराबोलिक होगा, वेलोसिटी कैसे पाराबोलिकली वेरी करता है। तो माय डियर ये चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जब हम लोग बाउंड्री लेयर फ्लो पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ हम लोग देखेंगे कि पाराबोलिक वेरिएशन कैसे होता है, तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। अभी बस आपको ये समझना है कि सरफेस से y डायरेक्शन में जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि वेलोसिटी वहाँ पर इंक्रीज करते जाता है। और कहाँ तक इंक्रीज करेगा, जब तक वो उस फ्लूइड के एक्चुअल वेलोसिटी के बराबर ना हो जाए। दैट मीन्स यहाँ पर आके वेलोसिटी आप देख रहे हैं कैपिटल U के बराबर हो गया है। दिस इज योर कैपिटल U, ओके। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप क्या देख रहे हैं माय डियर, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग y डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग y डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ पर वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है। यानी y डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है वहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये ग्रेडियंट वर्ड क्या है, कहाँ पर यूज़ होता है, इस चीज़ को समझिए। तो देखिए माय डियर, कहीं भी यदि आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए
पाइप में फ्लो हो रहा है, मान लीजिए कि ये आपका पाइप है और पाइप में फ्लो हो रहा है और आप ऐसा देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे प्रेशर P1 है और इस पॉइंट पे प्रेशर P2 है, P1 P2, और आप ये देख रहे हैं कि P1 ज़्यादा है, P2 कम है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि x डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और प्रेशर चेंज हो चुका है, दैट मीन्स वहाँ पर हमें प्रेशर ग्रेडियंट मिलेगा, वहाँ पर हमें प्रेशर ग्रेडियंट मिलेगा। मतलब लेंथ के अलोंग, ध्यान से सुनिएगा, लेंथ के अलोंग यदि कोई भी प्रॉपर्टीज चेंज करता है तो इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है उसका एक ग्रेडियंट मिलेगा हमें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेंथ के अलोंग x डायरेक्शन में प्रेशर चेंज कर रहा है, दैट मीन्स हमें प्रेशर ग्रेडियंट मिलेगा। और इसे आप डिनोट कैसे करेंगे? तो इसे आप लिखेंगे डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा x, यही है आपका प्रेशर ग्रेडियंट। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? x डायरेक्शन में प्रेशर चेंज कर रहा है। तो ये मैंने बस आपको एग्जांपल लिया समझाने के लिए कि ग्रेडियंट वर्ड का मतलब क्या होता है, तो ये बस रफ में है, ठीक है, ये बस मैं आपको समझा रहा था। वही चीज़ तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर y डायरेक्शन में आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट मिलेगा और उसे आप डिनोट कैसे करेंगे? तो डेल्टा u डिवाइड बाय डेल्टा y डायरेक्शन में आप देख रहे हैं ना, ओके। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो नो स्लिप कंडीशन तो हो गया माय डियर। फिर यहां पर आप क्या लिखेंगे? एज वी मूव इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन फ्रॉम द प्लेट velocity इंक्रीज करेगा। तो आप क्या बोलेंगे? hence there will be a velocity gradient, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अब, a velocity gradient, hence there will be a velocity gradient exist in the transverse direction, ओके। और वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम कैसे लिखेंगे माय डियर? डेल्टा u डिवाइड बाय डेल्टा y, ओके। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं, प्लीज़ आप ध्यान देंगे कि यदि किसी प्लेट के ऊपर से फ्लो हो रहा है तो वहां पर क्या होगा? वहां पर माय डियर सरफेस के साथ जो फ्लूइड कांटेक्ट में होगा उसका रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा, बट ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जैसे जैसे आप जाएंगे वेलोसिटी इंक्रीज करता है, वेलोसिटी चेंज करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक वेलोसिटी ग्रेडियंट मिलता है, यानी डेल्टा u बटे डेल्टा y मिलता है हमें यहाँ पर, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर हम लोग एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे। मान लीजिए माय डियर, मान लीजिए ये y डिस्टेंस यहाँ तक है। मान लीजिए कि प्लेट से y डिस्टेंस पर आपने देखा कि उसका वेलोसिटी स्मॉल u है। आपने देखा प्लेट से y डिस्टेंस पर फ्लूइड का वेलोसिटी u है, एंड y प्लस dy डिस्टेंस पर आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस मान लीजिए y प्लस dy है, यानी थोड़ी देर दूर के बाद आप देख रहे हैं y प्लस dy डिस्टेंस पर, तो वेलोसिटी क्या होगा? थोड़ा सा और इंक्रीज कर जाएगा। पहले वेलोसिटी देखिए u है y डिस्टेंस पर, अब डिस्टेंस कितना हो गया? y प्लस dy, तो वेलोसिटी भी क्या होगा? थोड़ा सा इंक्रीज कर गया है। तो उस वेलोसिटी को हम लोग सिंपली लिखेंगे u प्लस डी यू, u प्लस
du। ओके, चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर बस दो कंडीशन लिया है कि y डिस्टेंस पर वेलोसिटी u है एंड y प्लस dy डिस्टेंस पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u प्लस du हो जाएगा। तो देखिए, यानी y डिस्टेंस पर ये वाला वेलोसिटी एंड y प्लस dy पर ये वाला वेलोसिटी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी पोर्शन को कंसीडर करेंगे, इसी पोर्शन को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे और फिर वहाँ पर देखेंगे कि किस तरह का वेरिएशन यहाँ पर होगा, फिर हमें क्या मिलेगा, वो सब कुछ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे देखा जाए, इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा करके देखा जाए। आपको बस ध्यान देना है, यहाँ पर बहुत सा नया चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है, और जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा माय डियर, वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप स्किप मत कर दीजिएगा। आइए देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर देखेंगे। आइए देखिए, ये मान लीजिए आपका, ठीक है, और ये आपका कितना है, u है माय डियर, u वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी कितना है माय डियर, u प्लस du। ओके, हमने क्या किया, सिर्फ इसको उठाकर हमने यहाँ पर बना लिया, थोड़ा सा बड़ा करके। तो ये डिस्टेंस कितना होगा माय डियर, ये डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस y प्लस dy है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, dy। सो दिस डिस्टेंस इज dy। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह का पाराबोलिकली वैरी कर रहा है, बट यहाँ पर हमने क्या किया, स्मॉल एलिमेंट लिया है, तो उस टाइम क्या होगा कि ये अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन के जैसा होगा, ठीक है। हमने यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट लिया है, इसीलिए ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन के तरह होगा। ओके, चलिए फिर आप इसको यहाँ पर मिला दीजिए। अब देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अभी ये क्या है, वेलोसिटी है, ये भी क्या है, वेलोसिटी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को डिस्टेंस में चेंज करेंगे, इस वेलोसिटी को भी हम डिस्टेंस में चेंज कर देंगे। तो इसको आप डिस्टेंस में चेंज कीजिएगा, तो इसमें क्या करना होगा, टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें भी हमें टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा, तब हमारा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे माय डियर इंटू dt, और यहाँ पर भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे dt। अब देखिए माय डियर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया आपका u इंटू डी टी, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, u प्लस डी यू इंटू डी टी। ओके, चलिए ध्यान देंगे आप, यानी अब आपका ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये हो गया डिस्टेंस, और इसमें देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका डिस्टेंस u इंटू डी टी हो गया। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, आप सोचिए, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस, ये पूरा कितना है, u इंटू डी टी प्लस डी यू इंटू डी टी, और ये आपका है u इंटू डी टी, तो u डी टी ये है, तो ये भी क्या होगा, u इंटू डी टी हो जाएगा। तो इस पूरे में u इंटू डी टी को माइनस कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, डी यू इंटू डी टी। यानी माय डियर फ्रेंड, ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं, दिस डिस्टेंस विल बी डी यू इंटू डी टी। ये डिस्टेंस आपको मिल गया डी यू इंटू डी टी। बस हमने क्या किया, इस पूरे डिस्टेंस में इस डिस्टेंस को हमने माइनस कर दिया, जो कि कितना है, u इंटू डी टी है। आइए, और ये एंगल आपका थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो यहां पर देखिए माय डियर, थीटा क्या है, थीटा इज एंगुलर डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन।
ओके, या इसी को आप क्या कहेंगे, ये डी थीटा है माय डियर, डी थीटा, या इसी को हम क्या कहेंगे, शियर डिफॉर्मेशन कहेंगे, शियर डिफॉर्मेशन। ओके, आप जो ये एंगल देख रहे हैं कि कितना एंगल से ये इंक्रीज किया है, पहले यहीं तक था वेलोसिटी, अब वेलोसिटी यहाँ पर आ गया है, तो कितना एंगुलरली डिफॉर्म हुआ है ये, वही है आपका एंगुलर डिफॉर्मेशन, या उसको हम लोग बोलेंगे शियर डिफॉर्मेशन। आइए, और ये डिस्टेंस तो आप जानते हैं कितना है, dy है। तो अब आप यहाँ पर क्या कीजिए, अब आप यहाँ पर tan d थीटा निकाल सकते हैं। तो tan d थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यानी du इंटू dt डिवाइड बाय dy। अब चूंकि एंगल आपका बहुत ही स्मॉल है, तो हम लोग क्या करेंगे, tan d थीटा के जगह पर सिंपली d थीटा पुट करेंगे, इज इक्वल टू क्या हो गया, du इंटू dt डिवाइड बाय dy। tan d थीटा ये किसके बराबर होगा, d थीटा के बराबर होगा, क्योंकि एंगल आपका काफ़ी कम है। अब यहाँ से देखिए, सो d थीटा बाई डी टी विल बी इक्वल टू du डिवाइड बाय dy। ये हमें यहाँ पर मिल रहा है d थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू du डिवाइड बाय dy। अब इस दोनों टर्म का मतलब समझते हैं। इसके बारे में तो आप जानते हैं, दिस टर्म इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, बट ये टर्म क्या है, तो ध्यान दीजिए, डी थीटा क्या है आपका, एंगुलर डिफॉर्मेशन या शियर डिफॉर्मेशन। अब शियर डिफॉर्मेशन में आपने टाइम से डिवाइड कर दिया है, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, रेट में कन्वर्ट हो गया। किसी भी चीज़ में आप टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये रेट में कन्वर्ट हो चुका है, सो दिस इज नोन एज रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, और ये आपका क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आइए उस पॉइंट को आप लिख दीजिए, डी थीटा बाई डी टी इज कॉल्ड रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। और ये टर्म क्या है माय डियर, दिस टर्म इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब यहाँ पर देखिए, आपने फ्लूइड का डेफिनेशन में देखा था, जब मैंने आपको फ्लूइड का डेफिनेशन बताया था, वहाँ पर डेफिनेशन में क्या था, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, मतलब टाइम के साथ फ्लूइड का डिफॉर्मेशन लगातार बढ़ता है, लगातार चेंज करता है, उसे ही हम लोगों ने कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, डी थीटा बाई डी टी का क्या मतलब है, तो डी थीटा बाई डी टी का मतलब है कि टाइम के साथ वहाँ पर कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, टाइम के साथ, मतलब टाइम के साथ डिफॉर्मेशन किस तरह चेंज कर रहा है। ठीक है, यानी ये टर्म आपके फ्लो को डिनोट करेगा, फ्लो को। अगर टाइम के साथ डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा होगा तो आप क्या कहेंगे कि फ्लो ज़्यादा हो रहा है, मतलब फ्लो आसान है, फ्लो बहुत तेज़ी से हो रहा है। एंड अगर टाइम के साथ डिफॉर्मेशन बहुत कम हो रहा होगा, इसका मतलब है कि फ्लो जो है हो रहा है बट मुश्किल से हो रहा है, फ्लो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि टाइम के साथ डिफॉर्मेशन ज़्यादा हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये टर्म डिनोट करेगा, फ्लो को डिनोट करेगा। ओके, सो दिस टर्म डिनोट्स फ्लो, यानी रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन का मतलब ही है कि वहाँ पर फ्लो हो रहा है। रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन का मतलब ही है कि वहाँ पर फ्लो हो रहा है, मतलब टाइम के साथ डिफॉर्मेशन लगातार चेंज कर रहा है, तो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा है। और कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, फ्लो कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा कि डी थीटा बाई डी टी किसके बराबर होगा, तो डी यू डिवाइड बाई डी वाई के बराबर होगा। ओके, यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा आई थिंक। चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें पढ़ना है, फिर उसके आगे मूव करेंगे। देखिए माय डियर,
ध्यान से आप देखेंगे, अगर मैं आपको बोल दूं इफ डी थीटा बाई डी टी इज लार्ज, अगर आपको बोला जा रहा है कि डी थीटा बाई डी टी लार्ज है, इसका क्या मतलब है? तो अभी मैंने आपको बताया डी थीटा बाई डी टी ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा मिल रहा है हमें, मतलब टाइम के साथ डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है। तो टाइम के साथ डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि फ्लो आसान होगा, आसान होगा, ठीक है, फ्लो तेज़ी से हो रहा है, यानी फ्लो इज़ ईजी, फ्लो इज़ ईजी। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि डी थीटा बाई डी टी का मतलब क्या है? फ्लो, फ्लो को डिनोट करता है। तो फर्स्ट केस में बोला जा रहा है कि डी थीटा बाई डी टी लार्ज है, मतलब फ्लो क्या है? लार्ज है। तो फ्लो लार्ज होने का मतलब क्या? कि फ्लो आसानी से हो रहा है, फ्लो इज़ ईजी। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? फ्लो इज़ ईजी। ओके, एंड अगर आपको ये बोल दिया जाए इफ डी थीटा बाई डी टी इज लेस, कहीं पर ये देखा जा रहा है कि डी थीटा बाई डी टी लेस है, कम है, मतलब टाइम के साथ डिफॉर्मेशन कम हो रहा है। तो टाइम के साथ डिफॉर्मेशन कम हो रहा है, इसका साफ मतलब है कि फ्लो धीरे धीरे हो रहा होगा। और फ्लो धीरे धीरे कब होता है? जब वहाँ पर विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, फ्लो डिफ़िकल्ट जब होता है, तब ऐसा पॉसिबल केस है, तब ऐसा पॉसिबल होता है कि फ्लो धीरे धीरे होता है। तो डी थीटा बाई डी टी लेस होने का मतलब क्या है? कि फ्लो इज़ डिफ़िकल्ट, फ्लो डिफ़िकल्ट है, ठीक है, फ्लो वहाँ पर कैसा होगा? डिफ़िकल्ट होगा। ओके, तो जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल यदि आप देखना चाहें, इसका ये एग्जाम्पल यदि आप देखना चाहें, ठीक है, राइस स्टार्च तो घर में आपको मिल जाएगा। तो एक कंटेनर में राइस स्टार्च लीजिए और एक कंटेनर में वाटर लीजिए, दोनों को आप फर्श पे गिरा दीजिए, तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि वाटर के केस में डिफॉर्मेशन तेज़ी से होता है, मतलब वाटर के केस में फ्लो आसान है, फ्लो अच्छे से हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर टाइम के साथ डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है। लेकिन राइस स्टार्च के केस में क्या होगा? वहाँ पर फ्लो मुश्किल से हो रहा होगा, फ्लो धीरे धीरे होता है, डिफ़िकल्ट है फ्लो, क्योंकि वहाँ पर विस्कोसिटी ज़्यादा काम करता है, यानी वहाँ पर टाइम के साथ डिफॉर्मेशन कम हो रहा है, ठीक है। इसीलिए आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि फ्लो इज़ डिफ़िकल्ट। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स था, ठीक है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। ओके, आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में, ठीक है। तो आप प्लीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। यहाँ पर जितना भी चीज़ आपने देखा, ठीक है, कि रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन किसके बराबर होगा, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और फिर डी थीटा बाई डी टी जब ज़्यादा होगा तब उसका क्या मतलब है, एंड डी थीटा बाई डी टी यदि कम है तब उसका क्या मतलब है। तो ये सभी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए तो अब हमारा हेडिंग होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माय डियर। हमारा हेडिंग है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, विस्कोसिटी के बारे में तो हमने पढ़ लिया, विस्कोसिटी क्या होता है। अब उस विस्कोसिटी के लिए न्यूटन के द्वारा एक लॉ दिया गया, अब उसी लॉ को हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का कहना था, इनका कहना था, क्या कहना था वो ध्यान से सुनिएगा, कि फ्लो के दौरान मतलब फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर किसी भी दो एडजेसेंट लेयर के बीच में विस्कस शियर स्ट्रेस काम करता है, विस्कस शियर स्ट्रेस काम करता है, ठीक है। तो अब आप सोचिए
कि यहाँ पर विस्कस शियर स्ट्रेस काम करेगा। शियर स्ट्रेस किसे बोलते हैं आप सोचिए, ध्यान से आपको सोचना है। आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में शियर स्ट्रेस के बारे में पढ़ा होगा। आपने क्या पढ़ा है शियर स्ट्रेस के बारे में, आप क्या जानते हैं? ठीक है, जब भी शियर स्ट्रेस अप्लाई होता है तो कोई दो बॉडी जो है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगा, इस तरह होता है आपका, तो आप क्या बोलते हैं? बॉडी में शियर फेल्योर हो गया है। तो शियर स्ट्रेस लगने का मतलब क्या है? बॉडी पे आप शियर फोर्स लगा रहे हैं, दैट मीन्स उसका इफेक्ट क्या है? बॉडी को दो भाग में बांटना। तो जब बॉडी दो भाग में बट जाएगा माय डियर, जैसे मान लीजिए कि ये आपका बॉडी है, आपने यहाँ पर शियर फोर्स अप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? जब ये दो भाग में इसको डिवाइड कर देगा तो हो सकता है कि ये लेफ्ट पोर्शन जो है ये ऊपर की तरफ आएगा एंड राइट पोर्शन नीचे की तरफ जाएगा, यानी सेम इस तरीके से होगा। तो वो क्या है? वहाँ पर शियर को डिनोट करता है। तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए, शियर स्ट्रेस का मतलब क्या है कि वहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेस काम करेगा, दोनों सरफेस जो है स्लाइड करेगा, तो वहाँ पर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कितना है वही डिनोट करता है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या डिनोट करेगा? तो किसी भी दो सरफेस के बीच में कितना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है उसको डिनोट करता है शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पर तो अभी आपने पढ़ा कि दो लेयर के बीच में विस्कोसिटी काम करता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है दो लेयर के बीच में। तो दो लेयर के बीच में जब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, इसका साफ मतलब है कि दो लेयर के बीच में आपका विस्कस शियर स्ट्रेस भी होगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का यही कहना है कि किसी भी दो लेयर के बीच में जो विस्कस शियर स्ट्रेस होगा वो रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन के प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो आइए पहले उसका स्टेटमेंट आपको मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का कहना है, दिस लॉ states that the viscous shear stress between the two layers of the fluid कहाँ पर? तो किसी भी डिस्टेंस पर, एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द सरफेस, एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द सरफेस is given as, मतलब आप कैसे लिखेंगे? टाउ क्या है? विस्कस शियर स्ट्रेस है। दिस इज प्रोपोर्शनल टू d थीटा बाय dt। यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का स्टेटमेंट। मतलब किसी भी दो लेयर के बीच में, और वो दोनों लेयर सरफेस से y डिस्टेंस पर है, तो सरफेस से y डिस्टेंस पर किसी भी दो लेयर के बीच में जो विस्कस शियर स्ट्रेस काम करता है वो रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन के प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन किसके बराबर होता है माय डियर? रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर होता है। तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि विस्कस शियर स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, तो आइए अब यहाँ पर इस फिगर में देखा जाए माय डियर, मान लीजिए कि सरफेस से y डिस्टेंस पर, इसको अब हटा देते हैं, इसका काम हो चुका है। तो इस लॉ का क्या कहना है कि सरफेस से y डिस्टेंस पर, तो y डिस्टेंस पर देखिए ये लेयर है आपका, ये लेयर है, एंड इसका जो एडजेसेंट लेयर होगा, इस दोनों लेयर के बीच में माय डियर यहाँ पर विस्कस शियर स्ट्रेस काम करता है। ठीक है, हर एक लेयर के बीच में काम करेगा। तो y डिस्टेंस पर दो लेयर के बीच में जो विस्कस शियर स्ट्रेस काम करता है ये प्रोपोर्शनल टू d थीटा बाय dt होता है। और वैसे भी आपने पढ़ा है कि दो लेयर के बीच में विस्कोसिटी काम करेगा, तो यहाँ पर विस्कोसिटी काम कर रहा है माय डियर। तो जब विस्कोसिटी काम करेगा
तो विस्कोसिटी किसे कहते हैं? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को कहते हैं। यानी यहाँ पर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस काम कर रहा है तो शियर स्ट्रेस भी काम करेगा। ओके, मतलब जहाँ विस्कोसिटी 0 होगा वहाँ शियर स्ट्रेस भी 0 हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसके आगे बात करते हैं। अब आप क्या करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि टाउ प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी होता है, तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप हटाइए तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम लोग म्यू कहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू डिवाइड बाई डी वाई, क्योंकि डी थीटा बाई डी टी किसके बराबर है? डी यू बट्टे डी वाई के बराबर है। तो अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं, यही है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इसी इक्वेशन को आप क्या कहेंगे कि ये इक्वेशन जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का है। और यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में थ्योरेटिकल पूछा जाता है माय डियर। अब यहाँ पर जो भी आप टर्म्स देख रहे हैं उस टर्म्स के बारे में मैं आपको बता दूं। वेयर टाउ क्या है? टाउ इज विस्कस शियर स्ट्रेस, विस्कस शियर स्ट्रेस। फिर यहाँ पर देखिए म्यू क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे म्यू, एम ई यू, हम लोग म्यू पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो म्यू बराबर क्या होगा? म्यू है आपका, म्यू क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट नोन एज, इसका नाम क्या है वो देखिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका फर्स्ट नाम है माय डियर डायनामिक विस्कोसिटी, पहला नाम। इस म्यू को हम लोग कहते हैं डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कह सकते हैं आप, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी आप कह सकते हैं। या एक और नाम है माय डियर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। तो ये तीनों नाम याद रखना है, नहीं याद रहेगा ना तो एग्जाम में मान लीजिए आपसे पूछ दिया एब्सोल्यूट विस्कोसिटी किसे कहते हैं, तो फिर वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको कि सर ने तो पढ़ाया ही नहीं। तो माय डियर ये तीनों नाम है, तीनों नाम आप याद रखेंगे। इसको हम रीड करते हैं म्यू बोलकर, ठीक है, और इसको कहते क्या है? डायनामिक विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। ओके, एंड ये है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जिसमें आपने देखा जो किसी भी सरफेस से वाइड डिस्टेंस पर दो लेयर के बीच में जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा, विस्कस शियर स्ट्रेस होगा, वो रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वहीं से जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो उसके जगह पर एक कांस्टेंट आ गया म्यू, और उस म्यू को हम लोग डायनामिक विस्कोसिटी कहते हैं। अब एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, डायनामिक विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड and it depends on only temperature। ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये फ्लूइड के सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। याद कीजिए मैंने आपको डेंसिटी के बारे में बताया था कि डेंसिटी भी फ्लूइड का प्रॉपर्टी है, बट वो टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों पर डिपेंड कर रहा था। बट डायनामिक विस्कोसिटी ये भी फ्लूइड का प्रॉपर्टी है, बट ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेगा सिर्फ टेम्परेचर पर, किस तरह वेरिएशन होगा, वो सभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आपको इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए म्यू के बारे में आपने देख लिया। अब यहाँ से देखिए, तो
म्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा? म्यू रिप्रेजेंट करेगा फ्रिक्शन लेवल, ठीक है। किसी भी फ्लूइड के लेयर के बीच में कितना फ्रिक्शन लेवल काम कर रहा है उसको ये रिप्रेजेंट करेगा म्यू, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, ठीक है, आज के इस क्लास को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाए, ठीक है। आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज के क्लास में आपने क्या देखा? हमने विस्कोसिटी स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हमने देखा विस्कोसिटी किसे कहते हैं, फिर उसका बेसिक कॉज देखा था हमने, ठीक है। फिर देखा हम लोगों ने कि लिक्विड का विस्कोसिटी गैस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होगा, वो भी आपको ध्यान में रखना है। फिर हमने देखा कि एक प्लेट लिया गया और उस प्लेट पर जब फ्लो हो रहा था तो वहाँ पर हमने देखा नो स्लिप कंडीशन, और फिर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जैसे जैसे आप जाएंगे तो वेलोसिटी चेंज करता है, दैट मीन्स वहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा। तो फिर हमने एक छोटा सा डेरिवेशन देखा जिसमें आपने देखा कि डी थीटा बाई डी टी और डी यू बटे डी वाई दोनों आपस में बराबर हो जाता है। डी थीटा बाई डी टी को हम लोग रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन कहते हैं एंड डी यू डिवाइड बाई डी वाई को हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं, ये हमने देखा। और फिर लास्ट में हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में बात किया, और इसका देखिए आपको इक्वेशन मिल गया, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी थीटा बाई डी टी या टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बटे डी वाई, ओके। और यहाँ पर आपने देखा कि म्यू को हम लोग क्या कहते हैं, म्यू प्रॉपर्टी है। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखना है माय डियर कि म्यू चूँकि एक कांस्टेंट है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, नहीं। यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या होता है? जिसका वैल्यू सभी के लिए बराबर हो। तो क्या इसका वैल्यू सभी फ्लूइड के लिए बराबर होगा? नहीं माय डियर, ये विस्कोसिटी है तो इसका वैल्यू सभी के लिए अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि डायनामिक विस्कोसिटी एक कांस्टेंट है बट सभी के लिए अलग अलग होता है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर आप इस वर्ड को लिख सकते हैं, म्यू इज नॉट ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। और यूनिवर्सल कांस्टेंट के बारे में आप जानते होंगे कि यूनिवर्सल कांस्टेंट का वैल्यू सभी के लिए बराबर होता है, लेकिन ये बराबर नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ओके। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के इस सेशन को माय डियर यहीं पर स्टॉप किया जाए। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चलिए माय डियर, थैंक यू, बाय बाय।